हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंकोरी एजुकेशंस पर। एक ऐसा चैनल जो एक दो वीडियोस नहीं बल्कि आपके पूरे कंटेंट की क्वालिटी वीडियोस आप तक पहुंचाता है आपकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 यानी कि सॉलिड स्टेट। अगर बात करें सॉलिड स्टेट की तो ये बहुत ही इजी सा टॉपिक है। अगर आपकी थिंकिंग पावर अच्छी है, आपकी इमेजिनेशन पावर अगर अच्छी है तो आप इसके क्वेश्चंस बहुत ही इजीली कर देंगे। अगर हम बात करें कि भाई हम क्यों सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं या फिर अगर फ्यूचर में हमारा इसका क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है, तो स्टूडेंट्स आप चाहे कोई भी एग्जाम दे ले, चाहे वो आपकी एग्जाम हो जेईई की या फिर आप एग्जाम दे रहे हो आगे फ्यूचर में कोई कॉम्पिटिशन्स की एग्जाम देंगे या फिर आप आईआईटी या नीट किसी भी कॉलेज में चले जाइए, आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट सॉलिड स्टेट आपको पढ़ना ही पड़ता है। मतलब ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है। तो आप इसको आज ही इस तरीके से पढ़ लीजिए कि आपको इसे कभी वापस पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं आपके चैप्टर सॉलिड स्टेट से। तो ये बहुत ही इजी सा चैप्टर है। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या क्या हम किस किस सीक्वेंस में इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैटर क्या होता है, उसकी क्या क्या स्टेट्स होती है और उन प्रोसेसेस को क्या कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज मैटर, कि मैटर क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर्स आर देयर, मतलब मैटर्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट के बारे में, कि सॉलिड स्टेट जो होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है या फिर उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसी के बाद फिर हम इसमें पढ़ेंगे अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, कि अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स में बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण पे बता दूं, आपको क्या लगता है ग्लास कैसा सब्सटेंस है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट स्टूडेंट्स इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं गारंटी देता हूं आप खुद कहेंगे कि ग्लास सॉलिड नहीं होता, ग्लास सॉलिड नहीं होता, इसे हम कहते हैं फेक सॉलिड। क्या कहते हैं? फेक सॉलिड या सूडो सॉलिड। और ये ऐसा क्यों रहता है, ये मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि क्यों इसे फेक सॉलिड कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का कंपैरिजन। ये चीज आपको याद रखनी है कि इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस बता दो, ठीक है। आगे हम इसमें बढ़े तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, फिर हम इसमें पढ़ेंगे कितने टाइप के सॉलिड्स होते हैं, उनके क्या क्या स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ये सारी चीजें हम इस चीज में इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिसेस के बारे में, कि भाई जो सॉलिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी एक यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं लैटिस। तो किन किन लैटिस से मिलकर ये बने होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहती है, ठीक है। फिर उसमें हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल निकालना। इसमें से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स के बारे में, बीसीसी स्ट्रक्चर क्या होता है, एफसीसी स्ट्रक्चर क्या होता है और कौन कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं या फिर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स में। फिर हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल एंड डायमेंशंस के बारे में। इससे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट्स, कि हमें बता दीजिए कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या है या फिर इसकी यूनिट सेल की डायमेंशंस के बारे में बता दीजिए। और जो आपका बोर्ड का या फिर आपके बोर्ड्स की टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में से, तो वो है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। क्या है स्टूडेंट्स? ये वाला इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इसमें आप 3 स्टार लगा लीजिए, इसमें से क्वेश्चन बनना तो हर साल तय ही होता है। आप चाहे जेईई की एग्जाम उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देख लीजिए, इससे तो क्वेश्चन पूछा जाना ऑलमोस्ट तय सा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लास्ट वाला पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ये हम पहले पढ़ा करते थे बट इस बार बोर्ड ने ये हटा दिया है, तो ये वाली चीज आपको नहीं पढ़नी है। मैं इसका थोड़ा सा आपको बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा लास्ट में, बट ये चीज आपको अब नहीं पढ़नी है। तो इसको आप क्रॉस मार्क कर लीजिए कि हमको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ना है। पहले ये आपके चैप्टर्स में हुआ करता था बट इस बार बोर्ड ने इसे हटा दिया है। तो इस बार के जो बच्चे हैं क्लास 12 के जो बोर्ड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पढ़ना है, बट इन फ्यूचर आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज आप इसमें सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, डोपिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगा कि आपके फ्यूचर में भी आपको दिक्कत ना आए कि अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप कहें कि सर मैंने ये पहले छोड़ दिया था इसलिए मुझे ये चीज इसमें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे फर्स्ट टॉपिक से जो कि इसमें रहने वाला स्टूडेंट्स क्या रहेगा, इसमें
जो आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा। तो स्टूडेंट्स इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। तो अगर मैटर की स्टैंडर्ड डेफिनेशंस की बात की जाए तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई इट्स ऑन स्पेस एंड हैव इट्स ऑन मास इज कॉल्ड मैटर। क्या मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जिसका खुद का द्रव्यमास होता है और उसका खुद का आयतन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मैटर कहते हैं, यानी कि उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसकी डेफिनेशन की, तो इसे भी मैं आपको लिख देता हूं एक बार। ठीक है, तो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस and have its own mass is called मैटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई इसकी डेफिनेशन की कि मैटर क्या होता है। अब हम बात करें अगर कि मैटर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्टूडेंट्स वैसे तो मैटर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। बट अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड इंटरमोलिकुलर ज्योमेट्री एंड डिस्टेंसेस, तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को कंसीडर करें तो मैटर की मुख्यतः 3 स्टेट्स होती है, 3 टाइप के होते हैं, और आप सभी को पता होगा वो कौन कौन से होते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसे भी हम लिख देते हैं। एक होता है आपका सॉलिड, ठीक है, देन फिर होता है आपका लिक्विड, और फिर होती है आपकी गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है? फिर आपकी जो थर्ड स्टेट होती है वो होती है गैस। तो ये तो बात हो गई कि 3 स्टेट्स होती है। अब कोई भी मैटर कब सॉलिड स्टेट में होगा, कब लिक्विड स्टेट में होता है, या फिर ये इंटर कन्वर्जन क्यों होता है, आप ये हमेशा से सोचते होंगे कि भाई कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो जाती है या फिर क्यों कन्वर्ट हो जाती है, क्या रीजंस रहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ 2 फोर्सेस काम करते हैं, 2 चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती है? पहली चीज जो होती है स्टूडेंट्स वह रहती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब एफ ए से आप डिनोट कर सकते हैं। फोर्स अट्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसको कहा जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर बात की जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है आपके सॉलिड में, फिर उससे कम होता है आपके लिक्विड्स में, और सबसे कम होता है आपके गैसेस में। इसीलिए जो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, या फिर कहा जाए अगर आप एक कहीं सॉलिड को रख दे तो उसके ऐसा नहीं होता कि मॉलिक्यूल्स उसको छोड़कर दूसरी जगह चले जाए। ठीक है, अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है बट एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा कम होता है। और गैसेस के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का वो इतना कम होता है कि ये एक दूसरे से दूर दूर जाते रहते हैं। मतलब आप एक कमरे में अगर बोतल से गैस निकाल देते हैं तो वो पूरे कमरे में फैल जाती है, पूरे कमरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो हो गया आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड फैक्टर होता है स्टूडेंट्स वह इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। वो क्या होता है? वो होता है आपकी थर्मल एनर्जी। वह होती है आपकी थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी बिल्कुल अपोजिट होती है। अगर आप थर्मल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं तो जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होता चले जाता है। अगर हम यहां बात करें तो आप सॉलिड को अगर थोड़ी सी थर्मल एनर्जी दे दोगी तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बीच का डिस्टेंस है या जिनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है और वह सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम उसको और एनर्जी प्रोवाइड करवा दे या फिर और थर्मल एनर्जी दे दे तो वो क्या करता है? वह लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो रहा कि रीजन कि भाई क्यों कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। सॉलिड से लिक्विड अगर कोई चीज कन्वर्ट हो रही है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। लिक्विड से गैस में अगर कोई चीज कन्वर्ट हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। आपको ये चीज बार बार पूछ ली जाती है और बच्चों को पता नहीं रहता। इसमें से आपको कुछ चीजें तो पता होंगी बट मैं गारंटी देता हूं कुछ चीजें आपको नहीं भी पता होंगी और वह टर्म्स आपके सामने बार बार आने वाली है। तो आप उन्हें यहीं आज ही समझ लीजिए ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, आपके सामने जीता जाता एग्जांपल है इन तीनों स्टेट्स का। आप ले सकते हैं वाटर।
सॉलिड स्टेट में वाटर कैसा रहता है, आइस, ठीक है। आइस को लिक्विड में कन्वर्ट मतलब वाटर, आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। कब होती है, जब हम उसे हीट देते हैं, थोड़ी सी थर्मल एनर्जी देखते हैं। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। या फिर कोई चीज को हम लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। क्या कहते हैं, अगर कोई चीज लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो इसे हम कहेंगे फ्रीजिंग, ठीक है। यहां तक तो सभी बच्चों को पता होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, कोई चीज लिक्विड से जब आपका वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन, ठीक है। बट अगर कोई चीज गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कंडेंसेशन। यह जो वर्ड है कंडेंसेशन, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पता है मेल्टिंग क्या होता है, आपको पता है फ्रीजिंग क्या होता है, वेपोराइजेशन से भी आप सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होता है। बट बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि ए सब्सटेंस इज गोइंग अंडर ए कंडेंसेशन प्रोसेस, फिर आपको वहां पर याद ही नहीं आता कि यार कंडेंसेशन क्या होता था। तो आपको एक ही टेबल में सारे प्रोसेसेस याद कर लेने, ताकि कोई भी प्रोसेस का नाम याद आए कन्वर्जन का तो आपको बस ये चीज याद रहनी चाहिए, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। इसी में एक प्रोसेस और रह गया है स्टूडेंट, उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब लिक्विड वाली स्टेट आ ही नहीं रही है, आपने उसको थर्मल एनर्जी दी और वह उसे इतनी ज्यादा थर्मल एनर्जी मिल गई कि वह डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया, वो डायरेक्टली आपके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यह जो प्रोसेस रहता है ना स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है सॉलिड से अगर कोई चीज डायरेक्टली आपके गैस में कन्वर्ट हो रही है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है स्टूडेंट्स, क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता रहना चाहिए कि सब्लिमेशन क्या होता है। आपको पूरी डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रही है तो उसे हम कहेंगे सब्लिमेशन, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है उसे कहेंगे मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड में हो रही है उसे हम कहेंगे फ्रीजिंग, अगर कोई चीज लिक्विड से गैस में हो रही है तो उसे हम कहेंगे वेपोराइजेशन, अगर कोई चीज वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो उसे हम कहेंगे कंडेंसेशन। तो आई होप आपको मैटर के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज थी सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसका जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे लिख लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सबने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। इसी में हम अगर आगे बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा की पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, वह रहता है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, कि सॉलिड होते क्या है या फिर उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हेडिंग रहेगी स्टूडेंट्स वह रहेगी जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड्स। तो आप सभी को बताऊंगा, वैसे तो आपने ये सब कुछ क्लास 11th में पढ़ लिया था, बट मैं फिर भी आपका एक बार रिवाइज करवा देता हूं। जिसका सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या रहती है, इनका जो मास, इनका जो शेप और इनका जो वॉल्यूम रहता है वह फिक्स रहता है। क्या रहता है स्टूडेंट्स, फिक्स। और ये क्यों रहता है, बिकॉज इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा रहता है कि वह पार्टिकल्स को मूवमेंट करने ही नहीं देते। अगर उनमें मूवमेंट नहीं होगा तो उनकी शेप फिक्स रहेगी, शेप फिक्स रहेगी, मास फिक्स रहेगा और क्या फिक्स रहेगा, वॉल्यूम। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स, दे हैव डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तो बात हो गई उनकी इस प्रॉपर्टी की कि उनमें क्या क्या कॉमन रहता है। उनकी शेप फिक्स रहती है, उनका वॉल्यूम फिक्स रहता है और उनका मास फिक्स रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसी में हम बात करें तो मैंने आपको अभी भी बताया था, इनका जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस रहता है वो बहुत ही कम रहता है। क्या रहता है, जो आपके एटम्स रहते हैं ना वो क्लोजली पैक होते हैं, आपस में सटे हुए रहते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इसी में हो जाएगा कि आपका इंटर मॉलिक्यूलर
distances are short। ठीक है, तो जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस रहता है वो बहुत ही कम रहता है। नेक्स्ट इसमें अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वह रहता है कि आपको मैंने बताया कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, मॉलिक्यूल्स मूवमेंट नहीं कर पाते, बट मूवमेंट तो नहीं होता है बट वह अपनी पोजीशन पर रोटेट कर सकते हैं या फिर वाइब्रेट कर सकते हैं या फिर कहा जाए ऑसिलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑसिलोट। तो जो इसका थर्ड पॉइंट हो जाता है स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स particles are fixed in solid। मतलब जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं वह फिक्स रहते हैं और क्या कर सकता है, ये सिर्फ ऑसिलेट कर सकता है थोड़ा सा, कि अपने जो जगह पे अपनी जो पोजीशन है उस पर हल्का सा मोशन होता है, लाइक मूवमेंट नहीं होता है, सिर्फ रोटेशन हो सकता है। ठीक है, दे कैन ऑसिलेट एट देयर मीन पोजीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपकी तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स की कि उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहती है। पहली हो गई आपकी कि इनका शेप, साइज और वॉल्यूम फिक्स रहता है। दूसरी हो जाती है आपकी कि इनका जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस रहते हैं वो बहुत ही कम रहते हैं या फिर बहुत ही छोटे रहते हैं। ठीक है, तीसरी इसमें जो आता है कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वह मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, उनमें सिर्फ ऑसिलेशन होता है, मोशन नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसे पहले एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी ने इसको भी लिख लिया होगा। इसी में हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं आपकी कि अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूं कि सॉलिड्स के क्या क्या टाइप रहते हैं। तो सॉलिड्स दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कौन से होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनको हम रियल सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका होता है अमॉर्फस सॉलिड, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फेक सॉलिड कहते हैं या फिर हम कहते हैं स्यूडो सॉलिड। जो मैंने आपको ग्लास का एग्जांपल बताया था ना, वह अमॉर्फस के में आता है। ठीक है, और इन दोनों में अगर बात करें बेसिक सा डिफरेंस का कि सर ये तो बताइए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अमॉर्फस क्या होता है या फिर अगर कहा जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वह रेगुलर रहती है तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर यह अरेंजमेंट डिसिमिलर है या फिर कुछ पोर्शंस में ही है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड या फिर स्यूडो सॉलिड या फिर फेक सॉलिड्स। ठीक है, तो आप इसे भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए। हमारे पास दो रहते हैं, पहला रहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और इधर आपका आ जाता है अमॉर्फस सॉलिड। अगर इन दोनों की बात की जाए स्टूडेंट्स तो हमारे लिए सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस लेक्चर में, बिकॉज ये तो फेक सॉलिड्स होते हैं तो इनको तो हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ही नहीं, बस यहां पर ही कंपैरिजन देखने वाले हैं। आपको सिर्फ इनका कंपैरिजन पता रहना चाहिए कि इनकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंस रहता है, नहीं तो हम इस पूरे लेक्चर में आप खुद देखेंगे, इस पूरे चैप्टर में आप खुद देख पाएंगे किसकी बात होगी स्टूडेंट? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात होगी। तो यहां पर आप एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए। अगर बात की जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स की, ठीक है, तो आप सभी को पता है आप जितने भी सॉलिड्स नॉर्मली देख पाते हैं वे सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आपके NaCl की, नमक, NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। आपका जो NaCl होता है वो क्या रहता है स्टूडेंट्स? यह एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। ठीक है, और वहीं पर हम बात करते हैं डायमंड की। तो डायमंड सुन के तो सभी के मन में आता है कि सर डायमंड तो क्रिस्टल जैसा होता है तो ये क्रिस्टल होना चाहिए। नहीं स्टूडेंट्स, ये कैसा रहता है? यह भी अमॉर्फस सॉलिड रहता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं ग्लास या फिर आप क्या आ गया? डायमंड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इस लेक्चर में छोटी छोटी चीजें बताई है, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन रहा है कि क्या सॉलिड्स होता है, क्या क्या उनके टाइप्स रहते हैं और क्या रीजन रहता है एनर्जी के इंटर कन्वर्जन का
कि मैटर की जो स्टेट्स रहती है वो इंटरकन्वर्ट किस किस रीजन से होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सिंकोरी एजुकेशंस को। और आपको यदि नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको नोट्स और टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप अपनी स्टडीज में आगे अच्छे से अच्छे इंप्रूव कर सके। थैंक यू।